उड़ा दिया है कि 1970 के इलेक्शंस में शेख मुजीबुर रहमान को बहुत ज्यादा अक्सरियत से वो जीत गया। He should have been president और प्राइम मिनिस्टर। कानून इस वक्त कोई नहीं था, कानून बेटा 1971 में जाके बनता है, तो उसको या तो प्रेसिडेंट बनना था या प्राइम मिनिस्टर बनना था। बट याहिया खान देन प्रेसिडेंट रिफ्यूज टू कॉल दी असेंबली। तो याहिया खान ने क्या किया, असेंबली की का इजलास बुलाने से इनकार कर दिया। शेख मुजीब वाज अरेस्टेड फॉर ट्रीजन। शेख मुजीबुर रहमान पे गद्दारी का इल्जाम लगा और उनको अरेस्ट कर लिया गया, बट रिलीज, और उसके बाद छोड़ दिया गया। राइट्स एंड डिस्टर्बेंस रॉक ईस्ट पाकिस्तान, जो मौजूदा बांग्लादेश है, मशरकी पाकिस्तान, वहां पे हंगामे और लोगों ने सड़कों पे आगे एहतजाज वगैरह करना शुरू कर दिया। द पाकिस्तान आर्मी इंटरवीन टू रिस्टोर ऑर्डर इन द ईस्ट विंग। पाकिस्तान आर्मी डिप्लॉय हो गई। पाकिस्तान आर्मी ने जाके मशरकी पाकिस्तान में हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की। इंडिया बैंड flights across its border and then invaded and quickly defeated the Pakistan army, which had to travel thousands of kilometers by sea to reach East Pakistan. अच्छा बेटा, अगर हम नक्शे पे देखें तो नक्शा शायद यहाँ कहीं मौजूद हो, अगर नहीं मौजूद तो बेटा हम एनोटेट कर लेते हैं। मेरा नहीं ख्याल ये किसी तस्वीर में नक्शा दिया गया। बेटा इस तरह से है, कल हमने देखा था कि ये नक्शा आपको कई दफा इस तरह का बताया होगा। बेटा ये हमारा पाकिस्तान है, इस तरह से ऐसे करके यूं नीचे की तरफ जाता हुआ इंडिया, और बांग्लादेश जो है वो इधर करके इस तरह। तो बेटा पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ढेर सारा कौन सा इलाका है, इंडिया का। पाकिस्तान की और बांग्लादेश की आपस में कोई सरहद नहीं मिलती, तो या तो समुद्री रास्ता था या फजाई रास्ता था बांग्लादेश तक एक्सेस करने में। तो बेटा इंडिया ने ये किया कि इंडिया ने अपने बॉर्डर्स के ऊपर से पाकिस्तान की तमाम फ्लाइट्स को क्या कर दिया, बैन कर दिया। एंड देन इन्वेडेड, और उसके बाद फौरी तौर पे मशरकी पाकिस्तान पे हमला किया, और पाकिस्तान आर्मी जो थोड़ी तादाद में थी वहां पे उसको हराया और कब्जा कर लिया। In December 1971, East Pakistan declared independence as Bangladesh. अच्छा, इंडिया ने किया ये कि इंडिया ने वहां पे कब्जा कर लिया लेकिन उसको अपने पास नहीं रखा, और दिसंबर 1971 में ईस्ट पाकिस्तान ने अपने आप को एक आजाद मुल्क के तौर पे डिक्लेयर कर दिया, अपना नाम बांग्लादेश रखा। पाकिस्तान प्रेसिडेंट याहिया खान रिजाइन ऑन 20 दिसंबर 1973. Zulfikar Ali Bhutto, leader of the Pakistan People Party, first became president and then prime minister in 1973. उस वक्त बेटा हमारा जो ओहदा चल रहा था सब मुल्क का सबसे बड़ा, वो प्रेसिडेंट था, याहिया खान के पास था। याहिया खान ने रिजाइन कर दिया 1973 में, और जुल्फिकार अली भुट्टो क्या बन गए, पहले सदर और लेटर प्राइम मिनिस्टर कानून बनने के बाद। He became a socialization and nationalization process. अच्छा बेटा, सोशलाइजेशन प्रोसेस और नेशनलाइजेशन प्रोसेस के बारे में आप लोगों को गाइड करने की जरूरत है कि सोशलाइजेशन प्रोसेस होता क्या है। अच्छा बेटा, बीमार सारे होते हैं ऐसे ही, और डॉक्टर्स के पास भी सब जाते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या आप वहां पे जाके कोई फीस पे करते हैं? बेटा बहुत सादा सा क्वेश्चन होता है, क्लास के अंदर सारे बच्चे एक वक्त में जवाब दे सकते हैं, मुझे किसी को कहने की जरूरत नहीं। जब मुझे किसी खास बच्चे को कहना होगा तो मैं उसको नाम लेके बुलाऊंगा, तो वो सारे बच्चे जो इसका जवाब जानते हैं वो प्लीज काइंडली अफर्म या नेगेटिव में जवाब दें। जी, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स के पास जाके कोई फीस पे करते हैं बेटा आप? yes, और उसके बाद वो डॉक्टर जो होता है उस डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट। आपने ये लफ्ज सुना है प्राइवेट डॉक्टर, वो कि हम प्राइवेट दिखाने के लिए जा रहे हैं। yes, तो बेटा प्राइवेट के ऑपोजिट क्या होता है, मतलब अगर हमने प्राइवेट नहीं दिखाना तो उसके पास आपके पास क्या ऑप्शन है कि मैं प्राइवेट नहीं अफोर्ड कर सकता, मैंने प्राइवेट नहीं दिखाना, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर हम गवर्नमेंट के डॉक्टर्स के पास जाएंगे। ऐसे ही है ना बेटा। तो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स कहाँ बैठते होते हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में। और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स कौन कौन से हैं बेटा, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं लाहौर में, मेयो अस्पताल, जिन्ना अस्पताल, बिल्कुल ऐसी है बेटा, सर्विसेज हॉस्पिटल,
क्या कोई ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल मौजूद है जो रकबे में मियो अस्पताल जितना बड़ा हो? बेटा मियो अस्पताल शायद लाहौर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसा नहीं है। देखा, हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, सर्विसेज हॉस्पिटल बहुत बड़ा है। और बेटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जो डॉक्टर्स काम करते हैं, जो इतना बड़ा अमला होता है, जो इतनी बिजली इस्तेमाल होती है, और ये सारा कुछ जो इस्तेमाल हो रहा होता है, क्या इसके मद्देनजर प्रॉफिट रखा जाता है कि प्रॉफिट कमाना है? नो, नहीं। क्या रखा जाता है बेटा? वो सर्विसेज जो आवाम को चाहिए वो आवाम तक पहुंचाई जाती है, और इसके बदले आवाम से क्या लिया जाता है? टैक्स। टैक्स। वेरी गुड, शाबाश। मेरा ख्याल था कि कुछ बच्चे बोलेंगे पर्ची की फीस, तो नहीं बेटा, टैक्स लिया जाता है। पर्ची की फीस अब आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने खत्म कर दी, एबॉलिश कर दी। पहले होती थी 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, लेकिन अब वो खत्म कर दी। तो बेटा इसी तरह फर्ज करते हैं गंदुम आप खरीदते हैं या आटा या रोटी? तो बेटा सेहत आपकी बुनियादी जरूरत है, और सेहत के लिए गवर्नमेंट ने ये किया कि गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल कायम कर दिया कि आप बीमार हो तो आप फौरी तौर पे, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, वहां पे आपका इलाज हो जाए। ठीक है? तो बेटा गंदम जो है वो गवर्नमेंट क्या करती है, आपको देती है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप फलां जगह है वहां पे जाए और जाके जितनी मर्जी गंदम ले आए। ऐसी कोई जगह मौजूद नहीं है। तो गंदम क्या करते हैं बेटा? गंदम किसान उगाते हैं, और वो किसान जो है वो क्या है? प्राइवेट। ठीक है बेटा, उनकी अपनी जमीन है, वो जमीन के ऊपर पैसे लगाते हैं, पैसे लगा के गंदम उगाते हैं, और गंदम उगाने के बाद उसको बेचते हैं। आजकल हमारे मुल्क में गंदम जो है उसका थोड़ी सी कमी आई हुई है, जिसकी वजह से गंदम की कीमत, मैंने चंद दिन पहले पता किया था तो 1450 रुपए में थी, और चंद दिन बाद पता किया तो वो 2250 रुपए मन थी। बेटा मन तकरीबन 40 kg का होता है, तो 40 किलो गंदम की कीमत 1450 से 2250 विद इन अ स्पैन ऑफ 15 डेज गई, विद इन अ स्पैन ऑफ 15 डेज। तो बेटा एक अप्रोच ये है कि मुल्क किसका है बेटा? मुल्क किसका है? हमारा। तो मुल्क की जमीन किसकी है? हमारी। तो बेटा एक अप्रोच यह है कि मुल्क की जमीन को हमारी कंसिडर किया जाए, मेरी ना कंसिडर किया जाए। ठीक है? घर किसका है? जिस घर में आप रहते हैं बेटा वो आपका अपना है, मेरा है, उसके लिए आप हमारे का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे पूरे मुल्क के लोगों के जहन में रखते हुए? आप कह सकते हैं हमारे, लेकिन उसमें सिर्फ मामा पापा और भाई बहन रहते हैं और कोई नहीं रहता, ऐसे ही है ना? तो बेटा एक अप्रोच ये है कि चले घर की हद तक तो नहीं, लेकिन फैक्ट्रीज की हद तक, खेतों की हद तक, खाने पीने की चीजों की हद तक, बल्कि पूरे मुल्क में चलने वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो सारी की सारी कौन चलाए? गवर्नमेंट। वो सारी की सारी किसके पास हो? गवर्नमेंट के पास। अच्छा, अब गवर्नमेंट जो है वो उन सारी इंडस्ट्रीज को चलाए, और उसका गवर्नमेंट का मकसद प्रॉफिट नहीं होगा। गवर्नमेंट का मकसद प्रॉफिट नहीं होगा। जब गवर्नमेंट का मकसद प्रॉफिट नहीं होगा तो गवर्नमेंट ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी इनको, उन लोगों को, तमाम आवाम को। अच्छा, उसके अंदर फिर आगे से बेटा ये मॉडल जो है ये रशिया के अंदर एप्लीकेबल था, चाइना में एप्लीकेबल अभी तक है टू सम एक्सटेंट। चाइना अब इसको आधा इस्तेमाल कर रहा है, आधा नहीं कर रहा। तो बेटा होता यह है कि गवर्नमेंट तायुन करती के पास होती है, वो किसानों को फंड्स अवेलेबल करती है, और किसान जो है वो साल में उतनी गंदम उगाते हैं। वो गंदम उगाने के बाद जो सारे पैसे गवर्नमेंट के लगे होते हैं, इसलिए वो गंदम लोगों में तकसीम हो जाती है, और जो सरप्लस बचता है उसको वो बाहर एक्सपोर्ट करके मुल्क जर्रे मुबादला कमाता है, बजाय इसके कि कोई शख्स पैसे कमाए। ठीक है? वगैरह वगैरह। तो बेटा ये एक पॉलिटिकल सोच है, एक
इकोनॉमिकल नजरिया है जिसने सन 1800 के अंदर परवरिश पाई थी। और सोशलिज्म जो है मुख्तलिफ शक्लों में दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में किसी ना किसी फॉर्म के अंदर कभी ना कभी मौजूद था। तो पाकिस्तान में ये जुल्फकार अली भुट्टो के साथ आए, और जुल्फकार अली वाले भुट्टो वाले दौर में नेशनलाइजेशन हुई। नेशनलाइजेशन में होता ही है कि आप जितने प्राइवेट फैक्ट्रीज हैं और जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्री है वो सबको क्या कर लेते हैं, नेशनलाइज कर लेते हैं। तो बेटा हुआ ये कि जितनी स्टील इंडस्ट्रीज थी, जितनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज थी, जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो है वो नेशनलाइज हो गए गवर्नमेंट के पास चले। द गवर्नमेंट टुक ओवर बेसिक इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट ने बेसिक इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसमें बैंक शामिल थे, इंश्योरेंस कंपनीज और खासतौर पे स्कूल्स। He made small land reforms benefiting middle class farmers, and new constitution was passed that stopped the army from having a say in the government. तो बेटा चंद एक बुनियादी बातें हुई, उनमें से एक ये थी, इससे पहले आपने नोट किया होगा कि बेटा हमने पहला कानून बनाया था 1956 में। तो 58 में आके जनरल अयूब खान साहब ने उसका क्या किया, क्रॉस लगा दिया। जनरल अयूब खान साहब ने 1962 में अपना कानून बनाया, लेकिन वो भी क्रॉस हो गया। उसके क्रॉस होने की बुनियादी वजह ये थी कि वो कानून दो मुल्कों ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को जहन में रख के बनाया गया था, और अब वो दो मुल्क मौजूद ही नहीं थे। अब एक नया मुल्क था दुनिया के नक्शे पे जो सिर्फ पाकिस्तान था, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान का वजूद नहीं था। ये कानून बनाते हुए ख्याल रखा गया कि स्टॉप द आर्मी फ्रॉम हैविंग अ से इन द गवर्नमेंट, के आर्मी जो है वो गवर्नमेंट के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगी। लैंड रिफॉर्म्स की गई, जो बहुत बड़े बड़े ठेकेदार थे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें थी, उनकी जमीनों को तोड़ दिया गया और उनकी जमीनें छोटे किसानदारों में तकसीम कर दी गई। द न्यू प्रेसिडेंट फजल इलाही चौधरी वाज लिटिल मोर देन अ सेरेमोनियल फिगर। अच्छा बेटा, अभी भी हमारे पास जो हमारा प्रेसिडेंट है वो एक सेरेमोनियल फिगर के तौर पर। सेरेमोनियल फिगर से क्या मुराद होती है बेटा, वो नुमाइशी होता है, उसका काम सिर्फ स्टैंप लगाना होता है, उसके पास असल में इख्तियारात जो हैं वो नहीं होते। उसके पास असल में इख्तियारात नहीं होते। समथिंग लाइक बरतानिया की मलका, जो बरतानिया की मलका है इस वक्त बेटा, उसके पास इख्तियारात बहरहाल पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसके इख्तियारात जो माजी में होते थे वो अब खत्म हो गए हैं। तो इसी तरह हमारा जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी उसके पास इख्तियारात तकरीबन ना होने के बराबर। अच्छा जी, 1977 भुट्टो's रिफॉर्म अपसेट मेनी पीपल। तो जाहिर है बेटा, आप किसी की फैक्ट्री उठा के एकदम कहेंगे कि बेटा कल से आपने नहीं आना, ये फैक्ट्री अब आपकी नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, और उसकी करोड़ों की फैक्ट्री थी, तो वो खुशी खुशी घर चला जाएगा कि चलो काम से जान छुट्टी, बस घर जाते हैं, जाके ऐश करते हैं, आराम करते हैं। क्या ऐसा होगा बेटा? उसकी तो फैक्ट्री चली गई उसको, लेकिन वो जी बेटा वो खुश बिल्कुल नहीं है। तो भुट्टो की इन रिफॉर्म्स ने अपसेट किया बेशुमार लोगों को। नेशनलाइजेशन और लैंड रिफॉर्म्स खासतौर पर जिनकी फैक्ट्रियां गई और जिनकी जमीनें छोटी हुई, उनको बहुत ज्यादा दुख पहुंचा। सोशलिज्म अपसेट इस्लामिक लीडर्स। अच्छा बेटा, सोशलिज्म जो है इसकी गुंजाइश इस्लाम के अंदर बड़ी मुश्किल से निकलती है। तो इस्लाम जो है वो बेसिकली कैपिटलिज्म, सोशलिज्म के अगेंस्ट जो दूसरी अप्रोच है वो कैपिटलिज्म है, और इस्लाम के बहुत ज्यादा कोर जो टेनेंट्स है वो कैपिटलिज्म की तरफ लेके जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर सोशलिस्ट चीजों को अप्रोच किया जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि इस्लाम का जो वे ऑफ लाइफ है वो बैलेंस्ड है, जहां जरूरत है वहां सोशलिस्ट, जहां जरूरत नहीं है वहां पे कैपिटलिज्म। तो एक मुकम्मल सोशलिस्ट अप्रोच ने इस्लामिक लीडर्स को अपसेट किया। देयर वाज ऑपोजिशन, much unrest and rioting as the government became more oppressive. जो गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने कब्जे में करनी शुरू की, अनरेस्ट हुआ, हंगामे होने शुरू हुए, और 1977 में दोबारा इंतखाबात हुए जिन्होंने भुट्टो को दोबारा मेजोरिटी दी। इन इंतखाबात में 1977 के जो इंतखाबात थे, इनमें भुट्टो के ऊपर इल्जाम लगा कि उसने धांधली करवाई है।
बट ही वाज एक्यूज्ड ऑफ रिगिंग दैम, उसके ऊपर इल्जाम लग गया कि उसने धांधली करवाई। द आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद जियाउल हक सीज्ड पावर इन जुलाई, जुलाई के अंदर जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने पावर अपने कब्जे में ले ली और मार्शल लॉ लगा दिया। तो बेटा जनरल जियाउल हक साहब का पता चला आपको कि वो कैसे आए थे, कैसे तशरीफ लाए थे? अच्छा बेटा आगे चलते हैं। बेटा ये बातें आपको इंटरेस्टिंग लग रही है या नहीं? कौन से बच्चे जो बैठे हुए हैं सर जी बस जल्दी लग रही है? तो जियाउल हक साहब ने बेटा एक और मिलिट्री गवर्नमेंट लगाई, भुट्टो साहब को कैद कर दिया गया और भुट्टो साहब के साथ क्या किया गया? फांसी फांसी लगा दी गई, भुट्टो साहब को फांसी लगा दी गई। अच्छा बेटा भुट्टो साहब को तो फांसी लग गई, लेकिन आप अच्छा चंद एक बुनियादी बातें यहाँ पे नहीं बताई गई। पाकिस्तान के अंदर एटमी प्रोग्राम शुरू करने वाले शख्स का नाम क्या है? भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो। जुल्फकार अली भुट्टो। पाकिस्तान के अंदर एटमी प्रोग्राम शुरू जिस बंदे ने किया था उसका नाम जुल्फकार अली भुट्टो है। पाकिस्तान के अंदर एटमी प्रोग्राम जो है वो हमारी जो है ना सॉवरेनिटी के साथ इस वक्त लाजिम और मलजूम है। लोग ये समझते हैं, मैं भी किसी हद तक समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो बचत है उसके अंदर एटमी हथियार जो है हमारे पास उसका काफी ज्यादा रोल है। भारत भुट्टो was arrested, convicted and sentenced to death for political murder. भुट्टो को एक मर्डर की सजा के तौर पे उनको जो है ना अरेस्ट किया गया और उसके बाद सजाए मौत सुना दी। 1978 जनरल जियाउल हक became president and imposed Sharia law in the country. तो जनरल जिया ने आके मुल्क में कौन सा कानून नाफिज कर दिया? शरई कानून। इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग, सूद से पाक बैंकिंग का निजाम मुतारिफ कर गया है। एंड severe penalties were imposed for any offenses against Islam. तो इस्लाम के खिलाफ कोई भी अगर जुर्म किया जाएगा तो उसको बेटा हदूद ऑर्डिनेंस बोलते हैं, जिसमें इस्लामिक सजाएं जो है उनका निफाज किया गया। He hoped to win the support of religious parties. वो चाह क्या रहे थे जिया साहब चाह रहे थे कि वो रिलीजियस पार्टीज जो भुट्टो से नाराज थी उनकी सपोर्ट जो है वो उसको जियाउल हक को हासिल हो गई। 1979 in April, Zulfikar Ali Bhutto's death sentence was carried out. In late 1979, Russia invaded Afghanistan. जियाउल हक भुट्टो को फांसी दे दी गई। 1979 के अंदर रशिया ने अफगानिस्तान पे हमला कर मिलियंस ऑफ अफगान रेफ्यूजीज फ्लेड टू पाकिस्तान, लाखों की तादाद में अफगान रेफ्यूजी पाकिस्तान में भागे, रिजल्टिंग इन अ क्राइसिस फॉर दी होस्ट कंट्री। बेटा अगर आपके पास इतना खाने के लिए है और आपके पास इतने सारे बंदे और आ जाएंगे मजीद खाना खाने के लिए, तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम पड़ेगी? यस। तो बेटा यही मुल्क होता है, जब भी किसी मुल्क के अंदर रेफ्यूजीज या कोई लोग इमिग्रेशन का इन्फ्लक्स ज्यादा हो जाए तो बेटा उस मुल्क को वो एक नए पैराडाइम की तरफ शिफ्ट होती है, जब तक कोई इक्विलिब्रियम नहीं आता उस वक्त तक वो डिस्टर्ब रहती है। अच्छा जी, जिया एक्सेप्टेड ह्यूज सम्स इन एड फ्रॉम द यूएसए। जिया ने अमेरिका के साथ दोस्ती स्टार्ट की। इस जुल्फकार अली भुट्टो का जो रुझान था वो रशिया की तरफ था। ये बात इंपॉर्टेंट है कि जुल्फकार अली भुट्टो का रुझान रशिया की तरफ था, जिया का रुझान अमेरिका की तरफ था। तो जिया ने अमेरिका के साथ दोस्ती स्टार्ट की और इस दोस्ती के अंदर हमें अफगानिस्तान का जिहाद जो है उसका जवाब मिला, अफगानिस्तान अगेंस्ट रशिया। तो अफगानिस्तान रशिया के खिलाफ अफगानिस्तान की मदद के लिए यूएसए और रशिया आपस में दो उस तरह के दुश्मन है जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया दुश्मन है। तो इसलिए रशिया अगर कहीं पे कोई मुदाखलत कर रहा है और रशिया के खिलाफ लड़ना है तो अमेरिका आपकी मदद करने को हर वक्त तैयार है। In return for this support, Western powers ignored the human rights issues in General Zia's government. तो बेटा हमें इस वक्त आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, आपके लिए बेटा इंफॉर्मेशन है, हमें इस वक्त जीएसपी प्लस का स्टेटस मिला हुआ। जीएसपी प्लस स्टेटस का मतलब ये है
कि बेटा मिसाल के तौर पे नॉर्वे या यूके, हम यूके कर लेते हैं, यूके ने भी हमें जीएसटी प्लस दिया हुआ है। यूके हम भेजते हैं कोई चीज, हमारा एक प्रोड्यूसर है, वो यहाँ पे एक शर्ट तैयार करता है 200 रुपए की, ठीक है बेटा। वो 200 रुपए की ये शर्ट 1000 रुपए की यूके में सेल करता है। अच्छा, यूके में जिस बंदे ने ये शर्ट इंपोर्ट की है उसने 1000 रुपए की पाकिस्तान से शर्ट इंपोर्ट की है। अच्छा, और यहाँ इंडिया है तो इंडिया के बंदे ने 1000 रुपए की बेची है, ठीक है। वो पाकिस्तान के साथ compete करने के लिए अपना प्रॉफिट वहीं पे ले आता है और 950 की बेचता है, ठीक है बेटा। जिस वक्त ये शर्टें यूके पहुंच जाती हैं तो यूके गवर्नमेंट क्या करती है, यूके गवर्नमेंट इसके ऊपर भी टैक्स लगाती है और इसके ऊपर भी टैक्स लगाती है। फर्ज करते हैं कि इस शर्ट के ऊपर लगने वाला टैक्स 7% है, तो जीएसटी प्लस स्टेटस की वजह से पाकिस्तान की शर्ट पे लगने वाला टैक्स 2% है। तो पाकिस्तान की जो 100 रुपए की शर्ट है उसके ऊपर 2% टैक्स लगेगा तो वो 20 रुपए बनेंगे। यहां से जो 950 की शर्ट है उसके ऊपर जब 7% टैक्स लगेगा तो वो तकरीबन 80 रुपीज बनेंगे, ठीक है बेटा। तो ये कंज्यूमर को पड़ेगी 1030 की, और ये पाकिस्तानी उसको पड़ेगी जो मंगवाने वाला है, ये उसको पड़ेगी 1020। तो बेटा हमारी शर्ट मंगवाना उसके लिए ज्यादा फायदे में या इंडिया वाली शर्ट? हालांकि वो सस्ती है देखने में, 250 रुपए की है, हम 1000 की बेचते हैं। हमारी शेयर ज्यादा अच्छी है। हमारी शर्ट ज्यादा बेहतर है क्योंकि हमें जीएसटी प्लस स्टेटस मिला हुआ है, गवर्नमेंट हमारी चीजों के ऊपर टैक्स नहीं लगा रही, कम लगा रही, ठीक है ना बेटा। तो गवर्नमेंट बेटा इस तरह की काम करती है। ये जीएसटी प्लस स्टेटस पूरे यूरोप ने हमें दिया हुआ है। पूरे यूरोप में कहीं पे भी हम अगर कोई भी चीज भेजें तो उसके ऊपर हमें दूसरे मुल्कों की निस्बत या कम टैक्स देना पड़ता है, मतलब वहां के मंगवाने वाले। जीएसटी प्लस स्टेटस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को पता है। नवाज शरीफ के दौर में ये मतलब निगोशिएट हुआ था, मिला था हमें। अच्छा, लेकिन उसके अगेंस्ट यूरोपियन यूनियन की कुछ डिमांड्स है कि आपने औरतों के साथ सलूक बेहतर करना है, आपने बच्चों का जो है अपना बेटा, उन्होंने ह्यूमन राइट्स की चंद एक शर्तें रखी हुई हैं, आपने पोलियो खत्म करना है अपना। ये चंद एक डिमांड्स हैं जो यूरोपियन यूनियन ने टेबल पे रखी हैं कि आपने ये काम करने हैं, उसके बदले में हम आपको ये फेवर देंगे कि आपकी जो चीजें इंपोर्ट होगी हमारे मुल्कों में हम उस पर टैक्स कम लगाएंगे, ठीक है बेटा। तो बेटा आमतौर पे यूरोप वगैरह को और अमेरिका वगैरह को ह्यूमन राइट्स के हवाले से बड़े मसाइल उठते रहते हैं। तो जिया साहब की गवर्नमेंट के अंदर उनको ये मसाइल नहीं उठ रहे थे क्योंकि जिया साहब जो है वो क्या थे, अपने बंदे। अच्छा जी, the changes brought about by Zia's policies were not popular among the people who protested and were suppressed. He also came under criticism from international leaders. तो इक्का दुक्का बैनुल अक़वामी लीडर्स जो हैं वो ज़िया के खिलाफ आवाज उठाते थे। यहाँ पे भी लोगों के ऊपर, जिन लोगों पे जुल्म हो रहा था वो लोग उससे नाखुश थे। सारे तो किसी से भी खुश नहीं ना होते, ऐसे ही है ना। आप सारों को खुश कर सकते हो? कोई बच्चा ऐसा है जो सारों को खुश कर सकता है? नो सर, नहीं है ना। बेटा 1984 से 85, 1984 में ज़िया held a referendum to seek approval of his Islamization policies and to retain the presidency till 1990। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, यहाँ पे शायद उसकी डिटेल नहीं दी होगी तो मैं आपको बताऊं। बेटा ये इलेक्शन था, रेफरेंडम था, हाँ या ना में जवाब देना था। रेफरेंडम का मकसद ये था कि ज़ियाउल हक जो है उसको लोग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ऐसे ही है ना, अगर आपने हाँ में जवाब दिया तो इसका मतलब क्या है कि हम ज़ियाउल हक को चाहते हैं, अगर आपने ना में जवाब दिया तो हम ज़ियाउल हक को नहीं चाहते। बेटा जो वोट छपा हुआ था, उस पर यह नहीं लिखा हुआ था कि ज़ियाउल हक हाँ या ना, उस पर लिखा हुआ था कि क्या आप मुल्क में इस्लामी कानून के हक में है या क्या आप मुल्क में इस्लामी कानून के हक में नहीं है। तो उसके जो वोट था, वोट पे ये छपा हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये था कि अगर लोगों ने हाँ में वोट दिया तो ज़ियाउल हक जो है वो अगले 5 साल के लिए बकायदा इलेक्टेड प्रेसिडेंट हो जाएगा। देखिए हमारे मुल्क में बकायदा हुआ है, मैंने कहा आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं कि वो वोट जो है वो छपे इस तरह से थे और इलेक्शन जो है वो इस तरह से लिया गया। तो उसने बेटा 1990 तक 85 से लेके अगले 5 साल के लिए
नहीं आ रही बेटा, सबको नहीं आ रही है, सिर्फ आपको नहीं आ रही। सर दूर दूर आ है, रही है। आ रही है आ रही है लेकिन बेटा। सर कम आ रही है। अच्छा, इधर करके देखते हैं बेटा, अब शायद थोड़ी बेहतर हो जाए। एक लम्हा यहाँ पे दें। ऑडियो ऑडियो